हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अनुज एक बार फिर से आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटेक स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, जैसे कि अपने पिछले लेक्चर में स्ट्रक्चर स्टील कनेक्शंस को कवर कर लिया था दोस्तों। सारे तरीके कनेक्शंस जो भी हमारे थे हमने उनको कवर कर लिया था, है ना। जिसमें कि हमने काफ़ी सारे कनेक्शंस के बारे में पढ़ा था, लैप जॉइंट के बारे में पढ़ा था, बट जॉइंट के बारे में पढ़ा था, है ना। लैप जॉइंट, उसके बाद दो तरीके के हमारे मेन कनेक्शंस होते हैं, रिवेट वेल्ड, है ना, जो कि परमानेंट कनेक्शंस होते हैं, और दो टेम्परेरी कनेक्शंस होते हैं हमारे बोल्ट और पिन जॉइंट जो होते हैं, जिनमें कि जो कि हमें हमारे सिलेबस में नहीं थे। तो हमने स्टार्ट किया था रिवेटेड कनेक्शन को स्टार्ट किया था। रिवेटेड जॉइंट में सबसे पहले हमने लैप और बट पढ़ा था, उसके बाद उसके क्लासिफिकेशन को पढ़ा था। काफी टाइप्स है ना, रिवेट के बेसिस के क्लासिफिकेशन पे पढ़ा था, रिवेट लाइंस के बेसिस पे कितने टाइप के होते हैं, है ना। तो अब क्या है कि अब अगर हमने कनेक्शन कर दिया दोस्तों, तो अब हम उन कनेक्शन की जो रिवेट जॉइंट हमने किया हुआ है, रिवेट कनेक्शन जो किया हुआ है, उसकी स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। आइए देखते हैं। जैसे हमारा ये है स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट जॉइंट, है ना। तो स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट जॉइंट जो होगी हमारी दोस्तों, रिवेट जॉइंट की जो स्ट्रेंथ होगी वो किन स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगी। पहली, एक तो रिवेट की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करेगी। दूसरा, प्लेट, क्योंकि प्लेट्स को ही तो जोड़ा गया है ना हमारा रिवेट की हेल्प से, तो प्लेट की स्ट्रेंथ कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करेगी, और जॉइंट की स्ट्रेंथ रिवेट की स्ट्रेंथ कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। अब रिवेट की दोस्तों हमारी जो स्ट्रेंथ होती है, रिवेट कहने का मतलब है जो हमारा मेंबर बना, ज्वाइंट हमने किया, दो प्लेट्स को ज्वाइन किया तो हमारा एक मेंबर बन गया। अब उस पे जो लोड आ रहा है दोस्तों, उसकी वजह से फेल्योर हमारा, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे फेल्योर कितनी तरीके से हो सकता है। हमारा जो मतलब कि जो सेक्शन है कह लो या मेंबर है, वो कितने उसमें फेल हो सकता है दोस्तों हमारा, है ना। तो ये देखेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट जब हम फाइंड करेंगे, तो रिवेट की स्ट्रेंथ दो स्ट्रेंथ हो सकती है। या तो रिवेट हमारा शेयर में फेल करेगा, कहने का मतलब है शेयर का मतलब समझ रहे हैं, ये प्लेट है, ठीक है, दोनों प्लेट्स थी, इसके ऊपर जब हम फोर्स लगाएंगे तो रिवेट या तो हमारा कट जाएगा, भाई रिवेट बीच पे लगा हुआ है ऐसे, जब इस पे फोर्स लगाएंगे तो रिवेट कटेगा। जब रिवेट कटेगा तो वो स्ट्रेंथ क्या कहलाएगी, उसकी शेयर स्ट्रेंथ कहलाएगी दोस्तों। दूसरी है बेयरिंग स्ट्रेंथ। या तो रिवेट क्या होगा, मान लीजिए प्लेट जॉइंट काफी मजबूत है, लेकिन रिवेट क्या है, जब इसको हम खींच रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका प्रेशर पड़ेगा रिवेट पे। प्लेट क्या है, प्रेशर लगाएगी, जिसकी वजह से रिवेट क्या होगा हमारा, दबेगा। तो दबने की वजह से कौन सा फेलियर होता है, बेयरिंग फेलियर होता है। तो वो स्ट्रेंथ कौन सी स्ट्रेंथ होती है उसकी, रिवेट की बेयरिंग स्ट्रेंथ होती है। और दोस्तों हमारा जो सेक्शन जो बना, कनेक्शन बना, है ना, तो प्लेट जो होंगी वो भी तो फेल हो सकती है ना दोस्तों। मान लीजिए हम प्लेट्स को ही खींच रहे हैं, रिवेट तो हमारा नहीं फेल हुआ, लेकिन हमारी प्लेट ही उखड़ गई वहां से, तो प्लेट किस हमेशा टेंशन में फेलियर होगी दोस्तों हमारा। तो इसकी हम लोग टेंशन स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालते हैं किसकी, प्लेट की। प्लेट हमारी बेयरिंग में भी फेल हो सकती है, लेकिन मेनली जो हम लोग निकालते हैं वो टेंशन में निकालते हैं। जो हमारा फेलियर होता है वो टेंशन में होता है प्लेट का। इसीलिए टोटल हम तीन तरीके की स्ट्रेंथ हमारे जो क्वेश्चन में निकालने के लिए अक्सर बोलता है, वो तीन तरीके की होती है। पहला शेयर स्ट्रेंथ, जिसको हम लोग PB से डिनोट करते हैं, सॉरी PS से डिनोट करते हैं। दूसरी होती है बेयरिंग स्ट्रेंथ, जिसको हम लोग PB से डिनोट करते हैं। और तीसरी होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट, जिसको हम लोग PT से डिनोट करते हैं दोस्तों। तो अब देखिए, अब ये हमें स्ट्रेंथ निकालनी है, तो क्या किया गया है कि जब हमने रिवेट जॉइंट किया ना दोस्तों, तो इसके लिए कुछ एजम्पशंस माने गए, मानक। एजम्पशंस का कहने का मतलब होता है मान्यताएं। मान्यताएं दोस्तों हम लोग क्यों मानते हैं, हम इसलिए मानते हैं ताकि हमारी जो कैलकुलेशन हो वो आसान हो जाए। हमें जो चीज मतलब कि कहने का मतलब है कि ऐसा मानना ही पड़ेगा, तभी चीजें सॉल्व हो पाएंगी, ताकि हमारी चीजें आसान हो जाएंगी। तो कुछ एजम्पशंस हैं जो कि रिवेट जॉइंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए माने गए हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं उन एजम्पशंस को। क्या है वो हमारे एजम्पशंस दोस्तों, ये कुछ बेसिक एजम्पशंस हैं जो कि हमें मानने होंगे जब हम रिवेट जॉइंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे दोस्तों। ये हमें मानना ही होगा, ठीक है। तो पहला एजम्पशन क्या कहता है, लोड डिस्ट्रीब्यूशन विल बी इक्वल ऑन ईच रिवेट। कहने का मतलब है, मान लीजिए अगर ऐसा कोई जॉइंट है हमारा, ठीक है, ये मान लीजिए लैप जॉइंट है हमारा एक, ठीक, और ये रिवेट लगे हुए हैं ऐसे। तो कहने का मतलब है जब इस पे हम फोर्स लगा के इनको खींचेंगे, है ना, फोर्स लगा के प्लेट्स को हम खींचेंगे, तो जो लोड आ रहा होगा हमारा, कहने का मतलब है जो फोर्स होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा इन सभी रिवेट्स पे। ये नहीं कि किसी पे ज्यादा हो गया किसी पे कम हो गया, ऐसा नहीं। ये मान के चलेंगे हम कि जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन है दोस्तों यहाँ पे वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सेकंड क्या कह रहा है, लोड कमिंग ऑन द जॉइंट ऑलवेज पासेस थ्रू द CG ऑफ द सेक्शन। कहने का मतलब है, मान लो ये जो लोड है, ये सेक्शन है हमारा जहाँ पे पूरा लोड आ रहा होगा, तो लोड होगा तो ये रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल के CG
वैल्यू, इसेंट्रिक लोड होगा, ये लोड होगा, इसकी इसेंट्रिसिटी कहां से पास होगी, तो लोड होगा हमारा वो सीजी से पास होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये कह रहा था दोस्तों। आइए देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है। फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेट इज अज्यूम्ड टू बी नेग्लिजिबल। कहने का मतलब जब ये दो प्लेट्स हमारी हैं मान लीजिए, ठीक है, जिनको हमने जोड़ रखा है, जब इन पे फोर्स लगेगा दोस्तों कहीं ना कहीं, तो दो प्लेट्स के बीच में फ्रिक्शन होगा, सॉरी प्लेट्स जब आपस में क्या होगा, फोर्स लगाएंगे तो प्लेट्स भाई आपस में ज्वाइंट है ना, तो इनके बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, ये जो रिवेट है हमारा जो फेल्योर होगा, फेल्योर जो होगा वो इसकी वजह से भी होगा। पर ये मान के चलते हैं कि फ्रिक्शन जो प्रोड्यूस हो रहा है दोस्तों बहुत ही नेग्लिजिबल प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए उसको हम लोग फ्रिक्शन को क्या करते हैं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं। ये हमें मानना पड़ेगा, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से हमारा कोई भी फेल्योर नहीं होता है। चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ द बेयरिंग स्ट्रेंथ प्रोजेक्टेड एरिया इज टेकन। अच्छा दोस्तों आइए इसको समझ लेते हैं फिगर से एक बार। आपको क्या कह रहा है ये पॉइंट कि जब हम बेयरिंग स्ट्रेंथ निकालने होंगे किसकी, रिवेट जॉइंट की, जॉइंट हमने किया है उसकी बेयरिंग स्ट्रेंथ निकालने होंगे, और जाहिर सी बात है रिवेट की होगी बेयरिंग स्ट्रेंथ, तो जो प्रोजेक्टेड एरिया होगा दोस्तों हमारा उसको हम लोग यहाँ पे लेंगे दोस्तों। तो मान लीजिए ऐसा हमारा एक जॉइंट है, ये रिवेट लगा हुआ है दोस्तों, ये एक लैप जॉइंट है, देख रहे होंगे आप। तो जब आप देख रहे हैं कि ये रिवेट है हमारा ऐसा कुछ, अच्छा देखिए अगर आप इसका साइड व्यू देखें तो ये जब रिवेट है ये ऐसा लगा हुआ है दोस्तों, ये मान लीजिए मार्कर है, इसकी जगह आप रिवेट समझिए। तो जब दोस्तों इस पे फोर्स लग रहा होगा ना दोस्तों, क्या कह रहा है, बेयरिंग स्ट्रेंथ, तो दोस्तों कटेगा क्या, जो इसका प्रोजेक्टेड एरिया लिया जाएगा। कहने का मतलब है अगर आप देखें तो फोर्स कहां पे लग रहा है, इसके पूरे डायामीटर पे, जितना इसका डाया होगा रिवेट का उसके डाया पे, और ये सामने वाले फेस पे, तो वही हमने ले लिया, ये कंप्लीट डाया हो गया, जिसकी मान लीजिए थिकनेस हमारी टी हो गई, और ये इसकी लेंथ हो गई इसकी, इतने पे ही तो लगेगा हमारा। तो ये क्या हो जाएगा, ये टी इंटू टी के बराबर नहीं हो जाएगा दोस्तों हमारा, ये टी हो गया इसका डाया, सॉरी ये डाया हो गया, और ये थिकनेस पे हमारा पूरा जो हमारा जो कहने का मतलब है कि जो भी फोर्स लग रहा होगा, जो भी हमारा लोड मतलब कि जो आ रहा होगा वो इस फेस पे आ रहा होगा। तो यही कह रहा है ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ द बेयरिंग स्ट्रेंथ प्रोजेक्टेड एरिया। तो दोस्तों यही तो एरिया होगा जिसपे हमारा जो लोड आ रहा होगा, ये इसी लोड पे तो आएगा, इसी एरिया पे तो आएगा। तो ये एरिया क्या है, d into t नहीं है दोस्तों हमारा, ये सामने से। तो यही चीज को एक्सप्लेन कर रहा है ये पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बेयरिंग स्ट्रेंथ जब हम निकालते हैं दोस्तों तो इस चीज को हमें कंसीडर करना पड़ता है, प्रोजेक्टेड एरिया को, है ना दोस्तों। आइए आगे चलते हैं, आपको लेके सबसे पहले शियर स्ट्रेंथ क्या होती है। तीनों स्ट्रेंथ के बारे में हमने पढ़ लिया कि तीन टाइप की स्ट्रेंथ होती है हमारी। आइए अब एक एक करके एक स्ट्रेंथ को डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे शेयर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट को, है ना। शेयरिंग में कैसे हमारा रिवेट क्या होगी, शेयरिंग में उसकी स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम देखने वाले हैं दोस्तों। जब मैं कहूँ शेयरिंग में फेल्योर या शेयरिंग में स्ट्रेंथ, तो दोनों एक ही चीज है। अच्छा एक बात आप बताइए कि स्ट्रेंथ क्या होती है किसी चीज की, जितना मैक्सिमम लोड वो बियर कर सके वही उसकी स्ट्रेंथ होती है। क्षमता किसे कहते हैं दोस्तों, मान लीजिए आपका जो वजन, आपकी क्षमता है 60 किलो वेट उठाने की, लेकिन आप उठा कितना पा रहे हो, क्षमता तो आपकी 60 किलो की, लेकिन आप 55 उठा पा रहे हो ना। तो दोस्तों आपकी स्ट्रेंथ तो क्या होता है कि यही होता है, एफिशिएंसी और स्ट्रेंथ में यही डिफरेंस होता है कि स्ट्रेंथ आपकी क्या होगी, कितनी आप कैपेबिलिटी, मैक्सिमम आप कितना कर सकते हो, वो आपकी स्ट्रेंथ होगी। मैक्सिमम आप कितना बियर कर सकते हो, तो जितना मैक्सिमम होगा अगर उससे थोड़ा भी बढ़ा देंगे तो फेल्योर हो जाएगा ना दोस्तों। तो जो मैक्सिमम होता है वही हमारा फेल्योर भी होता है वहीं पे। तो इसलिए अगर मैं ये कहूँ फेल्योर तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो देखिए अकॉर्डिंग टू IS 800 इंडियन स्टैंडर्ड 800 कोड है हमारा ये 1984, इसके हिसाब से जो नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट होता है उसको हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और डी से ग्रॉस डाया को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि जो हमारा रिवेट का डाया होता है वो किसका, शैंक का जो डाया होता है ना वही हमारा रिवेट का डाया होता है, और शैंक के डाया को हम लोग नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट कहते हैं, है ना। कहीं कभी हम भी जाते हैं, कभी भी जाते हैं रिवेट खरीदने के लिए, तो हम लोग जो डाया बताते हैं ना उसको कि इतने mm का रिवेट दे दी, तो वो किसका डाया होता है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर में कि वो डाया जो दोस्तों होता है वो शैंक का डाया होता है ना दोस्तों।
ठीक है। उसके बाद तो उसमें क्या कहा गया इस कोड में कि अगर फाई जो नॉमिनल डाया है वो लेस देन 25 mm है तो आपका जो डी होगा ग्रॉस डाया वो 5 प्लस 1.5 होगा, और अगर 5 ग्रेटर देन 25 mm है तो डी क्या होगा 5 प्लस 2 होगा। इन दो बातों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स लगाते समय आपको इन्हीं के हिसाब से आपको क्वेश्चन में हमेशा नॉमिनल डाया देगा, और अगर नॉमिनल दे रखा है तो आपको क्वेश्चन में हमेशा फॉर्मूले में हमेशा ग्रॉस लगाना होता है, ग्रॉस डाया का यूज करना होता है दोस्तों। तो आपको ग्रॉस डाया निकालने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि फाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, ठीक है। अब देखिए आइए परमिसिबल शियर स्ट्रेस। अच्छा स्ट्रेस क्या होता है, लोड कितना मतलब कि एरिया पे पर्टिकुलर किसी एरिया पे कितना लोड आ रहा है वही तो स्ट्रेस होता है। फोर्स पर यूनिट एरिया ही तो होता है हमारा स्ट्रेस। तो फोर्स क्या है यहाँ पे क्या है लोड, और लोड ही तो क्या है मैक्सिमम लोड क्या होती है हमारी, मैंने अभी आपको बताया कि मैक्सिमम क्या होता है, मैक्सिमम कितना बेयर कर सकती है कोई मतलब कि हमारी बॉडी, वही उसकी स्ट्रेंथ होती है। तो ये हो गया लोड पर यूनिट एरिया या कह दो स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से शियर स्ट्रेंथ क्या निकल के आएगी हमारी एरिया इनटू परमिसिबल स्ट्रेस। परमिसिबल स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा एस से डिनोट करते हैं बहुत जगह पे। देखिए नोटेशन में कंफ्यूज मत होइएगा, एफएस से डिनोट करे, स्मॉल एफएस से भी डिनोट करता है ये ऐसे। तो ये भी आपका क्या है परमिसिबल स्ट्रेस ही है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, आपको यूनिट याद रखनी है ना दोस्तों। अब लोड है तो इसकी यूनिट न्यूटन और पर एमएम स्क्वायर। तो ये अगर आपको दे रखा है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर तो यानी कि वो आपको क्या दे रखा है स्ट्रेस दे रखा है वहां पे परमिसिबल स्ट्रेस। कितना परमिसिबल स्ट्रेस उसका कितना स्ट्रेस उस पे आ रहा है परमिसिबल। तो यहां से हम शियर स्ट्रेंथ निकाल लेंगे। अच्छा ये तो फॉर्मूला हो गया हमारा, ठीक है यही फॉर्मूला होता है। अब अगर हमारा इसी हिसाब से सिंगल रिपीटिंग है, सिंगल शियर की हम बात कर रहे हैं कि हमारे सिर्फ एक मतलब रिपीट लगी हुई है वो शियरिंग हो रही, तो हम इस पे सिर्फ ये लगा देंगे। अगर यहीं पे डबल रिपीटिंग कर देता है तो n यहां पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डबल रिपीटिंग का मतलब आप समझ रहे हैं ना, लाइंस के बेसिस पे हमने पढ़ी थी कितने टाइप की, सिंगल लाइन रिपीटिंग, डबल लाइन रिपीटिंग, है ना। मान लीजिए ऐसे ये है ये क्या है हमारी सिंगल लाइन रिपीटिंग है दोस्तों हमारा। यहाँ पे देखिए कहने का मतलब है अगर आप काटेंगे इनको तो कितने रिविट हैं, 2 रिविट हैं, लेकिन प्लेन क्या है इनका एक ही है। जब आप प्लेट को खींचेंगे इनको तो ये कटेगा जब दोस्तों रिविट आधा आधा हो जाएगा ये, लेकिन ये क्या है एक ही प्लेन पे ना दोस्तों, इसलिए ये कैसा है ये सिंगल शियर हो रहा है यहाँ पे। अगर हम डबल शियर की बात करेंगे तो इनटू 2 कर देंगे वहां पे। आइए दोस्तों नेक्स्ट है हमारा बेयरिंग स्ट्रेंथ। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ये फॉर्मूले जो है इन्हीं के बेसिस पे आगे न्यूमेरिकल्स को हमें सॉल्व करना है, क्योंकि हमें यही स्ट्रेंथ ही निकालनी होती है क्वेश्चंस में। दूसरा है हमारा दोस्तों बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, जिसको हम लोग नॉर्मली पीवी से डिनोट करते हैं। तो बेयरिंग स्ट्रेंथ क्या होती है, अभी मैंने आपको एग्जांपल्स में बताया ना कि बेयरिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते समय हम प्रोजेक्टेड एरिया को ही लेते हैं। तो बेयरिंग स्ट्रेंथ जैसे कि हमारा शियर स्ट्रेंथ था क्या था एरिया इनटू परमिसिबल स्ट्रेस। अब वहां पे क्या था शियर स्ट्रेस था, यहाँ पर परमिसिबल बेयरिंग स्ट्रेस हो जाएगा दोस्तों, है ना। अच्छा अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रोजेक्टेड एरिया क्या होता है। आपके दिमाग में आ रहा होगा प्रोजेक्टेड एरिया होता क्या है। तो ये मान लीजिए आपका ऐसा रिवेट है दोस्तों, ठीक है। अब जब इसको लगा दिया गया प्लेट में, जॉइंट में लगा दिया गया दोस्तों इसको, अब प्लेट पे लोड आ रहा है तो प्लेट जब बाहर की ओर कहीं ना कहीं फैलेगी तो वो रिवेट पे दबाव डालेगी कि नहीं डालेगी। अच्छा तो जब रिवेट पे दबाव डालेगी तो ये अंदर की तरफ दबेगा कि नहीं दबेगा, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। देखिए अभी ये ऐसा था, लेकिन जब दबेगा तो अंदर की ओर क्या हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, कुछ दब जाएगा अंदर। जब ये दब जाएगा तो ये आप देख रहे होगे कि जो लोड आ रहा है वो इस पूरे डाया पे वही चीज सेम इस पूरे, अगर ये दब रहा है मान लीजिए लगा हुआ है तो लोड कहाँ आ रहा है इस पूरे फेस पे, इस पूरी लेंथ पे आ रहा है और इसके कंप्लीट डाया पे आ रहा है। तो यही जो है ये कहलाता है प्रोजेक्टेड एरिया। प्रोजेक्टेड एरिया कितना हो जाएगा d इनटू ये कितनी है इसकी थिकनेस t, तो ये हो गई इसकी d इनटू t हो गया प्रोजेक्टेड एरिया। और इसको अगर हम स्ट्रेस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगी दोस्तों हमारी बेयरिंग स्ट्रेंथ आ जाएगी यहाँ से। नेक्स्ट है हमारा टेंशन में देख लेते हैं। टेंशन वाली स्ट्रेंथ जो होती है वो हमारी दोस्तों किसकी होती है प्लेट की होती है। टेंशन में हमारी प्लेट फेल्योर होती है, तो वो देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों टेंसाइल फेल्योर या टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसको हम लोग पीटी से डिनोट करते हैं, है ना।
अच्छा मान लीजिए कि अब क्या हो कि आपका रिवेट फेल ही ना हो। अभी तक क्या जो दोनों टेंसाइल जो अभी हमने शेयर स्ट्रेंथ निकाली और बेयरिंग स्ट्रेंथ निकाली वो किसकी थी? रिवेट की थी दोस्तों। लेकिन टेंसाइल में टेंशन में कौन फेल होता है? प्लेट आपकी फेल होती है। तो अब मान लो रिवेट तो फेल ही नहीं हो रहा है, कहने का मतलब है कि ये जॉइंट है, ठीक है। अब आप प्लेट को खींच रहे हो, लोड आ रहा है उस पे, तो रिवेट अपनी जगह पे है। मान लीजिए प्लेट ही अलग हो जाए वहां से, रिवेट तो नहीं कटा बट प्लेट अलग हो गई, तो कैसा कुछ होगा? मान लीजिए ऐसा था, ये लेफ्ट जॉइंट है, आपको सामने दिख रहा होगा, आपने खींचा इसको, लोड लगाया इस पे, तो क्या हुआ कि ये अलग हो गया। देखिए ये प्लेट अलग हो गई, इतने से इससे कट गई प्लेट यहाँ से, तो आधा रिवेट इधर चला गया, आधा इधर, तो ये ऐसे प्लेट कट गई दोस्तों। ऐसा कुछ फिगर बन जाएगा, ये आपका सेक्शन 20 का जो कि ये कट गया पूरा, ये आपका है ना। तो अब क्या होगा कि जो पोर्शन कट गया वो सामने आप देख रहे होंगे कि ये, आप अगर इसका सेक्शनल व्यू देखना चाहें तो जो पोर्शन है, मान लीजिए ये प्लेट थी हमारी, छोटी वाली प्लेट जो है ना, ए प्लेट मान लीजिए, इसको ए प्लेट मान लेते हैं और इसको बी प्लेट मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर ये ए प्लेट है जो कि हमारी कट गई मान लीजिए, तो देखिए क्या, जब ये कटी होगी तो इतना पोर्शन ये वाला बड़ा वाला हो गया, तो इसका आधा और ये आधा, तो क्या है कि देखिए ऐसा दिखेगा, तो ये पोर्शन होगा ऐसे कट के, तो देखिए कटा हुआ पोर्शन ये क्या है? यही एरिया तो है जिस पे लोड आया है, जो ये कट गया है। तो इसकी विड्थ कितनी थी? इसकी विड्थ थी b और इसकी थिकनेस कितनी है? टोटल t है, तो एरिया कितना हो जाएगा? b into t। लेकिन दोस्तों ये भी तो आप देखिए कि कहीं ना कहीं रिवेट की वजह से भी तो स्ट्रेंथ आ रही होगी ना कुछ इसकी, क्योंकि रिवेट भी क्या है कि आपका फेल्योर हो रहा है वहां पे ना, तो क्या करते हैं यहाँ पे pt इक्वल टू हो जाता है b, जो जितनी अगर दे रखा है विड्थ दे रखी है इसकी, तो b ले लेते हैं, वरना क्या होता है क्वेश्चंस में आपको पिच दे देता है, पर पिच भी स्ट्रेंथ दे देता है कभी-कभी। टोटल आपको विड्थ नहीं देता कि आपको प्लेट की मोटाई कितनी है, तो वो नहीं देगा टोटल, लेकिन क्या होता है आपको वहां पे पिच दे देता है। तो आप पिच से क्या करते हैं, अगर आप एक पिच की निकाल लेते हैं, टोटल जितने भी आपके रिवेट लगे हुए हैं लेंथ में, उसके हिसाब से आप पूरी प्लेट की निकाल सकते हैं स्ट्रेंथ, वहां पे टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो दोस्तों क्या होता है b - nd * t * सिग्मा t। सिग्मा टी आपको क्वेश्चन में दिया होता है, और अगर नहीं दिया है तो सिग्मा टी आप वैसे भी निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों 0.6 fy दोस्तों क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं, जैसे कि हम लोग आरसीसी में पढ़ते हैं ना दोस्तों ग्रेड, वैसे ही स्टील का ग्रेड क्या होता है, जो नॉर्मल स्टील का यूज होता है माइल्ड स्टील का, वो fy होता है 250, जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। आप यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो सिग्मा टी इक्वल टू आ जाएगा 0.6 into 250, that is 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये इसका परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी। अगर नहीं दी है क्वेश्चन में तब आप निकालेंगे। तो देख लिया हमने तीनों तरीके की स्ट्रेंथ देखी दोस्तों, ठीक है ना। अब यही चीजें हमें क्वेश्चन में दे दी होती हैं, पूछता है वैल्यू दे देता है, और यही तीनों चीजें हमें निकालनी होती हैं। तो आपको यहाँ से एक चीज समझ में आ गई होगी दोस्तों कि जब भी हम स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो स्ट्रेंथ हमारी कौन सी, क्वेश्चन में तीनों है जैसे आपने निकाल ली, फिर आप कहोगे स्ट्रेंथ होगी कौन सी इसमें से। तो दोस्तों एक बात आपको बहुत बेसिक सी चीज है कि कोई भी चीज है, मान लीजिए कुछ वैल्यू आती है, मान लीजिए PS की वैल्यू आ गई कुछ भी आपकी 83 किलो न्यूटन आ गई समथिंग, है ना। PB बेरिंग में जो हो गई इसकी 95 किलो न्यूटन आ गई, और PT आ गई आपकी कितनी 75 किलो न्यूटन, है ना। तो एक बात बताओ स्ट्रेंथ किसे कहते हैं? जितना वो मैक्सिमम, मैंने क्या बताया, जितना मैक्सिमम लोड वो बियर कर सके। तो एक बात बताओ इनमें से सबसे कम कौन, सबसे मैक्सिमम कौन सा बियर कर पाए? मान लीजिए पीटी सबसे कम वाला ही तो होगा वो सबसे मैक्सिमम लोड। भाई जब वो 75 पे ही फेल हो जाएगी तो हम 83 का क्या करेंगे, हम 95 का क्या करेंगे दोस्तों। तो यही हमारी जो लेस होती है, इसीलिए जब भी आपको स्ट्रेंथ पूछेगा ना प्लेट की, तो वही होगी प्लेट की हमारी स्ट्रेंथ वहां पे, सॉरी प्लेट की नहीं, जॉइंट की स्ट्रेंथ पूछता है। तो जॉइंट की स्ट्रेंथ वही होगी जो इन तीनों में से लीस्ट होगी। मिनिमम ऑफ पीबी, पीएस एंड पीटी, शियर स्ट्रेंथ, बेयरिंग स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ में से जो सबसे मिनिमम होगी वही हमारी स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट कहलाती है दोस्तों। इसके बाद एक चीज और है, जान लेते हैं, क्वेश्चन में अक्सर करके पूछता है पहले, ठीक है। रिवेट वैल्यू क्या होती है दोस्तों, रिवेट वैल्यू क्या होती है ना। तो नाम से तो देखिए क्या है, रिवेट की वैल्यू, है ना, इसको हम लोग आरबी से डिनोट करते हैं। रिवेट वैल्यू हमारी दोस्तों, रिवेट वैल्यू कुछ नहीं होती, एक सिंगल रिवेट की अगर हम स्ट्रेंथ निकालते हैं, सिंगल रिवेट। अब रिवेट की स्ट्रेंथ कौन कौन सी होती है, रिवेट हमारा किसमें किसमें फेल होता है, अभी हमने देखा, या तो वो शियर में फेलियर होगा या वो बेयरिंग स्ट्रेंथ में, बेयरिंग में फेलियर होगा, है ना। तो इन दोनों से ये हो गया हमारा पीएस और
और ये हो गया पीबी। तो इन दोनों में से जो लीस्ट होगी, लीस्ट वही हमारी कहलाएगी क्या, रिवेट वैल्यू। तो क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आप बेयरिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे, आप शेयरिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे, उन दोनों में से जो भी वैल्यू मिनिमम आएगी वही हमारी रिवेट वैल्यू हो जाएगी। अच्छा, एक और चीज है लास्ट बची हुई, इसको हम लोग देख लेते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एफिशिएंसी, जिसको आप लोग हिंदी में कहते हैं दक्षता, है ना दोस्तों। तो दक्षता क्या होती है किसी चीज की, देखिए बेसिक अगर डेफिनेशन आप देखेंगे तो दक्षता क्या होती है, एफिशिएंसी क्या कहलाती है। मान लीजिए आपका जो लोड है, मतलब कि आपका वेट है 60 किलो न्यूटन, आपकी क्षमता कितनी है, आप 60 उठा रहे हो तो आपकी क्षमता 60 हो गई, 100% है। अगर आप 55 उठा पा रहे हो तो आपकी जो क्षमता हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी भाई, 55 तो आप उठा पा रहे हो, लेकिन आपकी स्ट्रेंथ है कितनी, 60 और गुणे 100। यहां से आपकी क्या निकल के आ जाएगी, नीटा, जिसको हम लोग एफिशिएंसी कहते हैं। वैसे ही ज्वाइंट के केस में एफिशिएंसी ऑफ द ज्वाइंट, अगर पूछता है कितना एफिशिएंट ज्वाइंट है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है दोस्तों स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इनटू 100। ये होता है हमारा इफिशियंसी का फॉर्मूला दोस्तों। यहां से हम एफिशिएंसी, अब ज्वाइंट की स्ट्रेंथ क्या होती है मैं भी आपको बता चुका हूं, वही सेम पीबी, पीएस और पीटी में से जो मिनिमम होगी वही स्ट्रेंथ होगी हमारी ज्वाइंट की, उसको रख देंगे। प्लेट की स्ट्रेंथ निकालने के लिए मैं आपको बता ही चुका हूं, पीटी जो होती है हमारी वो प्लेट की स्ट्रेंथ होती है, तो वो स्ट्रेंथ हम यहां पे निकाल लेंगे, एरिया इनटू उसका परमिसिबल स्ट्रेस लेके और इनटू 100 कर देंगे, तो यहां से दोस्तों हमारी क्या निकल आएगी, एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट निकल आएगी। आइए अब चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ अपने दोस्तों। तो आइए सबसे पहले एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैंने लिया हुआ है, बहुत बेसिक सा न्यूमेरिकल, बहुत आसान सा, जिसके थ्रू मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा, जितनी भी चीजें हमने पढ़ी है ना उसका यूज कैसे करना है ना आपको वो समझाने के लिए। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है, दो प्लेट्स ऑफ थिकनेस 10 mm आर जॉइंट। तो दो प्लेट्स हैं, फिगर बनाते हुए चलते हैं दोस्तों। दो प्लेट्स हैं हमारी, मान लीजिए ये, हाँ, ऑफ थिकनेस 10 mm, इनकी जो थिकनेस है वो कितनी है, 10 mm है, ऐसा कुछ होगा। आर जॉइंट विद अ सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट, दोस्तों लैप जॉइंट किया गया हुआ है और सिंगल रिवेट से, ऐसा कुछ फिगर बना होगा इसका, ऐसा ही तो होगा, सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट हमारा, ठीक है। और डाया 18 mm। अच्छा, रिवेट का जो डाया दे रखा है आपको 5 इज इक्वल टू, देखिए 18 mm दे दिया है, तो आपको डी निकाल लेंगे आप, मैंने बताया था ना आपको कि 5 अगर लेस देन 25 है तो डी कैसे निकलता है हमारा दोस्तों, डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 प्लस 1.5 कर देंगे हम, तो डी कितना हो जाएगा 19.5 mm हो गया। चलिए हमें वैल्यूज पता चल गई, ये हमने निकाल लिया, डी हमें पता चल गया, थिकनेस इसको हम लोग टी से नोट करते हैं, टी हमें पता है यहाँ पे दोस्तों। चलिए और क्या दे रखा है, द पिच ऑफ द पॉइंट जॉइंट इज 55 mm, दोस्तों पिच दे रखी है, पिच। अच्छा, अगर इसको आप फिगर को समझें तो मैं आपको बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में कि पिच होती क्या है, दो कंसेक्यूटिव, है ना, कंसेक्यूटिव का मतलब एक के बाद एक, हमारे जो रिवेट्स हैं उनके सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं पिच। आपको समझा देता हूँ एक बार क्या होती है पिच। मान लीजिए ये कोई जॉइंट है दोस्तों, ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए ये जॉइंट का एक सेक्शन है, तो ये मान लीजिए हमारे रिवेट्स हैं, ठीक है। ये कैसे रिवेट्स हैं, आपको डबल लाइन रिवेट आपको होगा दिख रहा है यहाँ पे, है ना, सिंगल लाइन रिवेट होता है केवल 2 रिवेट होते हैं, डबल लाइन में 4 है। तो मान लीजिए ये जो इसका सेंटर है और इसका सेंटर है, इसके सेंटर से सेंटर की जो डिस्टेंस होगी दोस्तों वो पिच होगी, इसके सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस के बीच ये भी पिच होगी, ये भी पिच होगी दोस्तों। यही हमारी क्या होगी, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो होती है दो कंसेक्यूटिव रिवेट्स के बीच की हमारी जो डिस्टेंस होती है वही कहलाती है दोस्तों पिच। तो हमें पिच दे रखी है यहाँ पे 55 mm। अभी मैंने आपको बताया था कि या तो आपको प्लेट की वो दे देगा विड्थ बी, और अगर बी नहीं दिया हुआ है दोस्तों तो वो आपको पिच दे देगा, जिसकी हेल्प से हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे दोस्तों आगे। तो इतनी चीजें हमें गिवन है दोस्तों। तो आइए अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन उसने पूछा हुआ है सबसे पहले कि हमें निकालना क्या क्या है, पीबी निकालना है, पीएस निकालना है और पीटी निकालना है।
ये तीनों चीजें हमें, तीनों स्ट्रेंथ निकालनी है। तो आइए एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों जल्दी से। मैं क्वेश्चन को रब कर दे रहा हूं। अब सारे डेटा आपने नोट ही कर लिए हैं, यहाँ पे आपने देख ही लिए हुए हैं, ठीक है। मैं फिर से एक बार मैं लिख दूंगा डेटा। तो क्वेश्चन था हमारा जहां पे हमको d बराबर हमारा क्या था 19.5 mm था ना, t इज इक्वल टू कितनी थी दोस्तों 10 mm थी, और पिच हमको दे रखी थी 55 mm, इतना ही था ना दोस्तों। तो सबसे पहले अगर हम ps निकालें तो फॉर्मूला क्या पढ़ा था दोस्तों हमने, सिंगल रिबिट है तो π/4 d स्क्वायर इनटू सिग्मा s। सिग्मा s हमें क्वेश्चन में दे रखा था दोस्तों, यहाँ पे कितना दे रखा था सिग्मा s दे रखा था हमको 90। तो यहाँ से ps निकालोगे तो आप कितना आ जाएगा, तो π/4 इनटू d की वैल्यू 19.5 होल स्क्वायर इनटू सिग्मा s की वैल्यू 90। आप सॉल्व कर लेंगे, कैंसिल है इसकी हेल्प से आप सॉल्व करेंगे दोस्तों इसको, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 90। तो यहां से दोस्तों ये आ रही है 26.8 किलो न्यूटन। दोस्तों न्यूटन में आएगी, 1000 से आप इसको डिवाइड कर देंगे दोस्तों तो ये किलो न्यूटन में आ जाएगी। तो क्या, ताकि आसान हो जाए, वैल्यू बहुत बड़ी रखने से कोई मतलब नहीं है हमें, ठीक है ना। तो ये PS आ गई हमारी। आइए दूसरा होता है हमारा PV निकाल लेते हैं। PV मैंने क्या बताया था आपको, D इंटू T इंटू सिग्मा V। तो D कितना दे रखा है 19.5, थिकनेस कितनी है प्लेट की 10, सिग्मा B कितना दिया था दोस्तों हमें 200 दे रखा था। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 19.5 इंटू 200 इंटू 10। दोस्तों ये आ रही है हमारी 39 किलो न्यूटन आ रही है दोस्तों, ये निकल आया। अब PT निकाल लेते हैं। PT के लिए मैंने बताया था यहाँ पे स्मॉल p माइनस d, या तो विड्थ दी होती तो b माइनस nd, अब सिंगल लिमिटेड है तो n की वैल्यू 1 ही होगी दोस्तों यहाँ पे, इनटू t इनटू सिग्मा e, है ना। तो यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए सारी। इसकी वैल्यू कितनी है 55 माइनस गाया 19.5 इनटू थिकनेस 10, सिग्मा t कितना दे रखा था 150। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो दोस्तों यहां से कितना आ रहा है 53.25 किलो न्यूटन। तो ऐसे करके देखिए हमने तीनों तरीके की हमारी स्ट्रेंथ को निकाल लिया। अब स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट हमें निकालनी है ना दोस्तों, क्वेश्चन में हमसे स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट को पूछा गया है। मैंने क्या बताया था आपको, जो सबसे मिनिमम होगी इन तीनों में से, लीस्ट ऑफ PV PS एंड PT इज कॉल्ड द स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, वही हमारे जोड़ की सामर्थ्य होगी। तो स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, सबसे इनमें से लीस्ट कौन सी है, ये है दोस्तों। तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी हमारी, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट कितनी हो जाएगी 26.8 किलो न्यूटन। ये था दोस्तों हमारा यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ऐसे करके देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले गिवन डेटा जितना होता है उसको नोट करते हैं, उसके बाद उसके हेल्प से हम लोग डाया निकालते हैं, और यही लगभग मोस्टली हर क्वेश्चंस में हमें करना होता है दोस्तों। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से।